बोले। ठीक, तो भाषा प्रैक्टिस से आती है, अभ्यास से आती है, बचपन से बोल बोल के हाँ वापस कर दो, बोल बोल के हम लोग क्या होता है अभ्यस्त हो जाते हैं उस भाषा के, उस लैंग्वेज के। तो सामान्यतः हमारा जो पृष्ठभूमि है वो भी डिसाइड करता है। ठीक है, हम किस परिवार से आते हैं, किस गांव से आते हैं, किस शहर से आते हैं, किस मोहल्ले से आते हैं, ये भी हमारी भाषा शैली को निर्धारित करता है। अगर हम पढ़े लिखे घर से हैं, अगर हमारे पापा मम्मी टीचर हैं, आसपास भी मोहल्ले में सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके बीच का वार्तालाप थोड़ा अपेक्षाकृत शुद्ध हिंदी में होगा, तो हमारी भाषा अच्छी होगी। अगर हम कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर लोगों को खाने पीने का स्ट्रगल है, तो वो भाषा शैली पर क्या ध्यान देगा? वो पीढ़ी खुद नहीं पढ़ पाई और वो प्रयास कर रही है आपको पढ़ाने का, लेकिन आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको घर में शुद्ध हिंदी सिखा दे। या तो छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे या छत्तीसगढ़ी मिक्स हिंदी में बात करेंगे। तो वो कमजोरी को हमको रिकॉग्नाइज करना है कि ठीक है हमारी ये कमजोरी है, इसके साथ बहुत सारी हमारी खासियत भी है। गांव में पैदा होने के कारण बहुत सारा चीज़ सीखने भी मिला हमको बचपन से। जैसे पंचायती राज व्यवस्था हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ी, सरपंच क्या होता है, पंच क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं है। कृषि क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं है। मौसम क्या होता है, याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तुम लोग को? बांध क्या होता है, जानवर पशुपालन, ये तुमको पढ़ने की देखने की जरूरत नहीं है। संस्कृति के बारे में तुमको सोचने की जरूरत नहीं, बहुत लोग को पढ़ना पड़ता है। सेम छत्तीसगढ़ी भाषा, जो बस्तर से आए बेचारे वो छत्तीसगढ़ी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। आपको वो इनबिल्ट मिला, 50 नंबर का वहाँ बेनिफिट आप ले गए। उसके बाद आपका 200-300 नंबर का जो कल्चरल एस्पेक्ट है, ऐसे में आता है, पेपर 6 में आता है, वो सब आपको ऐसे ही मिल गया, गिफ्टेड मिल गया फ्री में। छेरछेरा क्या है आपको पूछने की जरूरत नहीं है, बचपन से देखते आए हो। तो वो एडवांटेज है। एट द सेम टाइम आपको डिसएडवांटेज मिला कि आप छत्तीसगढ़ी में बात करते हुए रहे तो आपकी हिंदी मजबूत नहीं हो पाई। यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ी में लिख नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है। तो वो उसको हमको एक्सेप्ट करना है कि ये हमारी कमजोरी है, ये अच्छी बात नहीं है। अशुद्ध हिंदी बोलना फैशन बन गया, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। भाई जहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोलना है आप शुद्ध छत्तीसगढ़ी बोलो, जहाँ हिंदी बोलना है शुद्ध हिंदी बोलो, जहाँ अंग्रेजी बोलना है शुद्ध अंग्रेजी बोलो। उतना शुद्ध बोलो जितना डाइजेस्ट हो सामने वाले को। अगर तुम अपना गृह कार्य करके नहीं आए तो मैं तुम्हें अभित्रस्त कर दूंगा, ऐसा बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सोटूंगा साले बोलूंगा सामान्य बातचीत में, लेकिन लिखूंगा क्या उसको? मैं तोला सोटूँ सर, नंबर नहीं देवे तो मोला नहीं लिख सकते हम। हमको बेसिक जनरल हिंदी को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, पेपर पढ़ना है, पेपर में अभिव्यक्ति पेज पढ़ना है, और परीक्षा मंथन का ऐसे का किताब है, सब ले लो जाके। मैं उसको पढ़ा था, मेरे को लगा कि मेरे को भाषा शैली बहुत कुछ सीखने मिली उससे। कुछ मत करना, सीखने का प्रयास भी मत करना, पढ़ते जाना बस। एक आध ऐसे टॉपिक का निकालना, पढ़ लेना, वो आपसे काम का हो ना हो, आपके अवचेतन में भाषा शैली तैयार होते जाएगी, बैक ऑफ योर माइंड। मैं इंग्लिश ग्रामर कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मुझसे बन जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर पढ़े इंग्लिश का, बहुत सारी किताबें पढ़े, तो इन जनरल पता है, लेकिन वो परफेक्ट किताब का नियम नहीं पता। इसके बाद द आने पर ए लगता है, उसके बाद वो नहीं पता हमको, लेकिन हमको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एस या एस नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर ए लगाने से अटपटा लग रहा है। तो भाषा को उस तरीके से हमको प्रैक्टिस करना है कि हमको खुद की भाषा को हम चेक करने लगा रहे, नहीं कुछ अटपटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से बाकी बहुत अच्छा प्रयास है। लास्ट में अपन लिखेंगे भी, इसी को हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। कल को जल्दी जल्दी रिवाइज कर दो, फटाफट बोलो। बताओ, धारा 2 में क्या था परिभाषाएं, धारा 3 में क्या था, धारा 4 में क्या था निर्वहन, धारा 5 में क्या था, धारा 7 में क्या था, धारा 8 में क्या था, धारा 10 में क्या था, बाहर करना, वेरी गुड। धारा 11 इसी से जुड़ी थी और 13 भी इसी से जुड़ी थी, तो 10, 11, 13 इसी से जुड़ी हुई थी। क्या था 11 में? अरेस्ट करके बाहर करना। 13 में क्या था? बाहर न जाने पर सजा। धारा 14 में क्या था? न्यायालय था। धारा 14 क में क्या था? ठीक है। 15 में क्या था?
लोक अभियोजक। ठीक है, चलो ठीक है। अब बता दो जल्दी, अत्याचार के अपराध किस किस टाइप के थे? 4 प्रकार के थे। एक क्या था? सामाजिक था या भेदभाव मूलक था। एक क्या था? आर्थिक था। एक क्या था? कानूनी वैधानिक, है ना, या संस्थागत। और क्या? लैंगिक। ठीक है, इस टाइप का था। सामाजिक में क्या क्या था? अखाद्य सामग्री वाला था एक। और दूसरा क्या था? घर के सामने ना, घर के सामने कूड़ा करकट, मल मूत्र या मृत पशु को फेंकना, इकट्ठा करना। तीसरा क्या था? वस्तु उतार के, नग्न करके, पोत के कुछ मुंह में घुमाना, है ना, ये वाला था। चौथा क्या था? सार्वजनिक स्थान पे क्या करना? अपमानजनक शब्द बोलना, अपमानित करना। और क्या था? जल स्रोत को दूषित करना। और क्या था? सड़क का, रास्ते का उपयोग करने से बाधित करना। और क्या था? मकान या गांव से बेदखल करना, बाहर करना। ठीक है, तो 7 प्रकार के आ गए थे, 7। फिर 3 तो आर्थिक था। क्या क्या था? बेदखल करना, उसके में कब्जा कर लेना, और तीसरा बेगारी कराना। सिंपल, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ना उसको। कानूनी में क्या क्या था? मताधिकार वाला मैटर आ गया। मताधिकार में क्या क्या करना मना किया है? बाधा पहुंचाना और हस्तक्षेप करना। फिर झूठा मुकदमा, है ना, झूठा वाद दायर करना, झूठा मुकदमा। फिर लोक सेवक को झूठी जानकारी देकर पीड़ित करना, परेशान करना। लैंगिक में क्या क्या था? महिला का अनादर करना, लज्जा भंग करना, लज्जा भंग करने के लिए हमला करना, है ना। और दूसरा क्या था? इच्छा को अधिशासित करते हुए उसका यौन शोषण करना। ठीक है, अब इसमें 2018 में संशोधन भी हुआ है और इसमें 2-3 चीज़ों को और जोड़ दिया गया है। तो 2018 में धारा 3 में क्या क्या चीज़ें जोड़े हैं? तो इसमें एक है मूछ मुड़ाना और जाति सूचक गाली देना, इसको भी जोड़ दिया ना एक्सप्लिसिटली। किसी व्यक्ति का मूछ मुड़वा दिए ज़बरदस्ती कि तुम मूछ नहीं रख सकते, या जाति सूचक गाली दे रहे हो, तो ये भी अब इसमें जोड़ दिया गया है धारा 3 में 2018 के बाद से। अभी डिस्कस करेंगे 2018 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी। ठीक, क्या हुआ था वो देखेंगे अपन। अब धारा 4 में तो बता ही दिए तुम लोग, 5 भी बता दिए। पश्चातवर्ती कितना सजा है? पश्चातवर्ती में मिनिमम 1 साल की। 7 में क्या है? समापहरण कौन करेगा? न्यायालय। किसको करेगा? गवर्नमेंट को कर देगा संपत्ति का। दूसरा बताया था मैं, विचारण के दौरान भी संपत्ति को कुर्क कर सकता है ताकि बाद में उसे जुर्माना वसूल सके। 8 में क्या थी? उपधारणा। क्या क्या उपधारणाएं करेगा? वित्तीय सहयोग की हो, मतलब अपराध का दुष्प्रेरण की हो, ठीक है, एबेटमेंट ऑफ क्राइम की हो। दूसरा क्या था? जानते हो, मतलब उसकी जाति के बारे में आपको जानकारी है। वेरी गुड। अब 10 में क्या था? अपराध कौन कौन से 2 प्रकार के क्षेत्र थे जहां लागू होगा? 244 अनुसूचित क्षेत्र, सरगुजा, बस्तर, कोरबा, बेलगहना, ठीक है, सब जगह लागू हो सकता है। और दूसरा ऐसे क्षेत्र जहां सरकार ने सर्वे कराया है, धारा 21 में जो उसका कर्तव्य है उसके तहत सर्वे कराया और चिन्हांकित किया कि ये एरिया जो है ये प्रोन है, यहाँ ज़्यादा अपराध होने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद धारा 11 और 13 उसी संबंधित था। धारा 14 में क्या था? न्यायालय। तो 2 प्रकार के न्यायालय देखे अपन, अनन्य विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय। तो गवर्नमेंट को क्या बनाने का प्रयास करना है? अनन्य विशेष न्यायालय बनाना है। जहां मामले कम है वहां किसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करना है। उसके बाद 14 का में क्या था? 90 दिन के अंदर कहां अपील होगी? हाई कोर्ट में अपील होगी, है ना। उसके बाद 15 में क्या था? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक। तो विशेष लोक अभियोजक हो जाएगा विशेष न्यायालय में,
और अनन्य विशेष लोक अभियोजक हो जाएगा अनन्य विशेष न्यायालय में, एक्सक्लूसिव कोर्ट में। अब हम लोग आएंगे अगली धारा 15 में। 15 में क्या है? पीड़ित और साक्षी के अधिकार। साक्षी लड़की नहीं है ना? तो साक्षी नाम की एक लड़की ना बहुत अच्छा खेलती है। साक्षी मिश्रा है क्या? साक्षी मलिक भी है। इलेक्शंस, यहाँ छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। साक्षी मिश्रा है क्या? एक आकर्षी कश्यप है, वो क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। और एक साक्षी मिश्रा भी है क्या? शायद मेरे को याद आ रहा है, टेनिस वेनिस खेलती शायद। चलो तो हम लोग देखते हैं 15 का, इस एक्ट की धारा 15 का साक्षी व पीड़ित के अधिकार। इसको उल्टा लिख लेना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? यहाँ पे इसको रख देना। क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? पीड़ित है ना, ये ऐसा। पीड़ित व साक्षी के अधिकार। तुम लोग को लगता होगा ना सर के पास तो बढ़िया, मिटाना नहीं पड़ता, गोदना नहीं पड़ता, इसको उठाया मिटा दिए, फिर लिख लिए, फिर बोर्ड एकदम नया नया दिखता है, चकमका। लगता होगा ना? हम लोग को पूरा गोदा गादी करना पड़ता है, पेज फाड़ना पड़ता है, फिर बोलते हैं गोदते हो, गंदा करते हो। ऐसा लगता है कि तुम लोग को? कभी कभी लगता है, झूठ मत बोलो, लगता है ना? मस्त है, उठा के इधर कर दिया, उधर कर दिया। यही आदत पड़े रहेगी एग्जाम में जब जाओगे। कहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन है क्या वहाँ पे? तब तक सुधारना ही पड़ेगा ना अपने आप को। पीड़ित व साक्षी के अधिकार, तो इसमें क्या अधिकार हो सकते हैं? आप सोचो, आप इस टाइप से एक्ट को सोचो। इस टाइप से एक्ट जो बनाया गया है वो एक ऐसे वर्ग के लिए है जो सामान्यतः न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहा है। सामान्य आईपीसी के प्रावधानों का और अलग से अलग जो प्रावधान है उसका प्रयोग करके उसको समाज में सही तरीके से जीने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे समाज के व्यक्ति को या ऐसे पीड़ित व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को क्या क्या अधिकार देना चाहिए आपके हिसाब से? एक एक जन से मैं जानना चाह रहा हूँ। एक एक आप शुरू करो बेटा। क्या अधिकार एक आप अगर होते, आप अपने आप को सोचो कि आप लॉ मेकर हो, कानून बनाने वाले हो, और आप उस वर्ग को ध्यान में रखो, तो आप क्या अधिकार देना चाहोगे उसको? आपको क्या लगता है क्या खतरा उसको हो सकता है? नहीं, इस अधिनियम को पालन कराने के लिए, इस अधिनियम के तहत तो न्याय पा सकता है क्या इतना आसानी से? नहीं पा सकता। कानून में लिखने से कुछ नहीं होता, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, वातावरण निर्माण करके देना पड़ेगा ताकि फ्रीली वो जा सके, है ना? तो क्या क्या हो सकता है? बोलो, पीछे से बोलो। चलो रुपेश तुम बोलो। एक किताबी पॉइंट नहीं होना चाहिए। हाँ चलो बताओ। आरक्षण कैसे होगा बेटा? ये तो आरक्षण तो नौकरियों में होता है ना? इस अधिनियम को लागू कराने के लिए आरक्षण भी है, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है भाई। आरक्षण ये इस दृष्टि से बोल रही है कि उस वर्ग के लोग जब आएंगे तो उसको न्याय मिलेगा, लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया है ना? अभी सोचो, इसको तत्काल प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, हो सकता है जागरूकता फैलाना पड़ेगा, जागरूकता लाना पड़ेगा, और इंस्टेंट आओ, और थोड़ा पास आओ, प्रैक्टिकल हो थोड़ा। अपने आप को पीड़ित सोचो जी। तुम पीड़ित हो और तुम्हारे सामने कोई दबंग है जिसका सब जगह पहचान है, सब कुछ है, तो क्या क्या समस्याएं तुमको आ सकती है? सोचो। सुरक्षा देना पड़ेगा भाई। मेरे को डर है ना, मेरे साक्षी को धमका सकता है, मार सकता है, मेरे साथ और मारपीट हो सकती है। क्यों केस किया? हो सकता है मैं किसी गुंडे से लड़ डालूं, वो मेरे को मारा पीटा, फिर एफआईआर किया, तो फिर मारा पीटा, क्यों मेरे खिलाफ एफआईआर किया? हो सकता है। तो एक सुरक्षा संरक्षण की जरूरत है मेरे को, और कानूनी सहायता। ये तो सब में लिखना है तुम लोग को। जहां पर भी कमजोर वर्गों के लिए कोई प्रावधान है, आंख बंद करके लिख दो कानूनी सहायता। ठीक है, कानूनी सहायता मिलना जरूरी है। अब मुझे ये बताओ, क्या कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति जाएगा न्यायालय में, पुलिस स्टेशन में, तो क्या उसका तुरंत एफआईआर लिख लेगा?
और एफआईआर का कॉपी दे देगा उसको? हवलदार इतना सीधा साधा आदमी है? नहीं है ना। वो तो 24 घंटा अपराधियों से डील कर रहा है, सबको उसी नज़र से देखने की आदत हो गई बेचारे की, और 24 घंटे में 17 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। साहब मोर एफआईआर, भाग यार था यहाँ से, भगा देगा, क्योंकि वो जितनों को भगा सकता है उतना उसका मानसिक तनाव कम होगा। 2-4 तो ऐसे आएंगे जो उसके सिर में नाचेंगे, मैं फलाने भैया का आदमी हूँ रे, मैं तेरे एसपी खरीद के रखा हूँ, चल दे, तो उसका तो सेवा करना ही पड़ेगा बेचारे को, तो वो मैक्सिमम को भगाएगा। तो उसको सूचना का अधिकार होना चाहिए कि किस लेवल पर कार्रवाई पहुंची, न्यायालय में क्या हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, क्या दर्ज हुई, तो एफआईआर दर्ज होते ही निःशुल्क कॉपी मिलना चाहिए, पहले उसको एफआईआर की निःशुल्क कॉपी मिलना चाहिए, ताकि वो हर जगह ले जाकर दिखा सके कि मैंने एफआईआर किया है। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सर ये मेरे को मारा, हाँ बेटा जाओ लिख लिया। सर कुछ पावती, पावती मार जूता साले, पावती मांगते हैं। ऐसा हुआ होगा, आप लोग कभी देखे होंगे ऑफिसेज में, कभी जाके बोलना सर मैं आवेदन दिया, मेरा पावती दो। तो पावती से डरते हैं, पावती क्योंकि हथियार है आपका, भैया मैंने तो आपको आवेदन दिया उसकी, आप तो खुद रिसीव दिए हो मेरे को, रिसीव्ड को पावती बोलते हैं, रसीद, समझ गए। तो निःशुल्क एफआईआर की एक कॉपी देना है, एक्ट में है, उसका अधिकार है। सूचना मिलना चाहिए उसको कि कहां पर है मामला, कहां पहुंचा, क्या हुआ, कानूनी सहायता मिलना चाहिए। अगर उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि हमको पता है हमारे देश में न्याय बहुत महंगा है, आपको तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक आप हरीश साल्वे को अफोर्ड नहीं कर सकते, राम जेठमलानी जैसे वकीलों को अफोर्ड नहीं कर सकते, कपिल सिब्बल टाइप के वकीलों को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये तो खुला मैदान है ना। जो वकील ज़्यादा योग्य है, सक्षम, वो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, और जिसके पास पैसा है वो रात में भी कोर्ट खुलवा ले रहे हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है वो एक मुकदमा दर्ज होते ही 15 साल से बैठा हुआ है। आप जेल जाके देखना, सेंट्रल जेल, आपको मैक्सिमम वहाँ के जो बंदी है वो ऐसे दिखेंगे जिनके मुकदमे की सुनवाई का नंबर ही नहीं आया, क्योंकि रात तक तो सलमान खान का मुकदमा सुनना पड़ता है। केजरीवाल गिरफ्तारी पर पूरा फोकस लगा हुआ है हमारा कि केजरीवाल गिरफ्तार हो गया, सलमान खान गिरफ्तार हो गया, राहुल गांधी का योग्य घोषित कर दिया गया, फलाने ईडी की रेड पड़ गई, जज लोग कोई मजा आ रहा है, कहाँ रे चैतू समारोह जमानत देहूँ कौन पूछी मोला। केजरीवाल की सुनवाई पर बहस की, न्यायाधीश फलाने ने ले बढ़िया फोटो वोटो खिंचा लिया चश्मा पहन के, कड़क न्यायाधीश ने कहा, इंडिया में फेमस हो गया। तो किसके पास टाइम है गरीब की सुनने की? तो इसलिए न्याय बहुत महंगा है, इसलिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ साथ उसको यात्रा व्यय भी दोगे, भरण पोषण का खर्चा भी दोगे। हो सकता है उसको मार पीट के अत्याचार करके उसकी संपत्ति से बेदखल कर दी, अब क्या उसके पास कुछ नहीं है, तो कैसे लड़ाई लड़ पाएगा? तो उसको भरण पोषण का भी आपको खर्चा देना पड़ेगा, यात्रा व्यय भी उसको देना पड़ेगा, एफआईआर की कॉपी भी देना पड़ेगा, सूचना भी आपको उसको समय समय पर देना है, उसको संरक्षण भी आपको देना है समय समय पर, तब जाकर के वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएगा। अच्छा ठीक है, जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में बाबू मांगता है पैसा नोटिस के लिए। कभी गए हो रे जमीन जमीन का कोई वो कराने, काम कराने गए हो हैं? जाना कभी, साहब नोटिस काट दे, नहीं काट पाऊंगा, बिकट काम है, और जैसी नोटिस काट दे बोले वो तम्बाकू मलत रही, तम्बाकू लग खा के इधर आओ चपरासी चमकाएगा, ये करो, ये फाइल कहाँ है, वहाँ साहब बुला रहे हैं, यहाँ पर बुला रहे हैं, 1 घंटा तो थक जाओगे साहब, नोटिस कहाँ यार, देख तो रहे 1 घंटा से बिजी हूँ, लेन साहब चाय पानी पिलाऊँ, हाँ ले कागर अगर नाम ले नोटिस काटना, ले 100 200 रुपये लिया, नोटिस काटा। तो साक्षी को समन कराने का अधिकार दिया गया उसको। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली होता आता है सिस्टम में, और कोई रोक भी नहीं पाता इसको। कहाँ कहाँ नकेल कसोगे? आपको क्या लगता है जो ऊपर बैठे हैं उनको अच्छा लगता है भ्रष्टाचार? नहीं लगता, अपना अच्छा लगता है, नीचे वालों को अच्छा नहीं लगता, अपना अच्छा लगता है। हमारा ये 1000 करोड़ का बजट है, ये 300 करोड़ मेरा, इस 700 करोड़ में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पब्लिक को कोई परेशान नहीं करेगा, किसी को दूसरे के द्वारा। भाई देखो मेरे को ये बात बताओ, मैं मुख्यमंत्री हूं, अरे मैं क्यों पटवारी के कारण बदनाम हूं यार? कौन सा पटवारी मेरे को लाके दे रहा है साला? मैं चुनाव लड़ा, मैं क्या, तो मेरे को तो अधिकार है खाने का, लेकिन मैं पटवारी के कारण क्यों बदनाम हूं यार? तहसीलदार के कारण क्यों बदनाम हूं? थानेदार के कारण क्यों बदनाम हूं? तो हर कोई चाहता है कि उन लोग के ऊपर नकेल कस जाए, लेकिन वो भी तो ऊपर देख रहा है, बाबू रे, आथस 15 आदमी लेके और मैं तो प्रोटोकॉल करता हूँ,
तो कहाँ लाऊं? अगर 5,000 लगेगा प्रोटोकॉल में तो मैं 25 निकालूंगा। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं सिस्टम में, इसलिए इन सब के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या पीड़ित और साक्षी के अधिकार है। तो पहला क्या है, इसको संरक्षण है। संरक्षण किससे मिलेगा? हिंसा, ठीक है, धमकी आदि से। इसके साथ कोई हिंसा ना हो, इसके गवाहों के साथ कोई हिंसा ना हो, मतलब पीड़ित के साथ या उसके साक्षी के साथ, उसके सहयोगी के साथ किसी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी प्रकार की धमकी ना मिले उसको, इन सब से संरक्षण उसको देना है, अधिकार है इसका। ठीक है, इसको सम्मान और गरिमा का व्यवहार दिया जाएगा। ये नहीं कि केस दर्ज कराने गया तो वहां पहले तो जवान लताड़ रहा है, फिर मुंशी लताड़ रहा है, फिर थाना प्रभारी लताड़ रहा है, फिर ये उससे बदतमीजी कर रहा। नहीं, गरिमापूर्ण तरीके से आपको सुनना है, मामले को दर्ज करना है और न्यायालय में गरिमापूर्ण व्यवहार उससे किया जाना है। तो सम्मान का उसको हकदार है, वो उसके अधिकार बनाया गया। ठीक है, सम्मान और गरिमा का व्यवहार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। किसका सूचना प्राप्त करने का? कि भैया मैंने आवेदन दिया, उसमें क्या कार्यवाही हुई, कहां पर पहुंची कार्यवाही, तो क्या कार्यवाही हुई, कहां पर पहुंची, कितना समय लगेगा, ये सारा का सारा सूचना। और अगर हो गया फैसला तो भी सूचना देना पड़ेगा कि उसको सजा हो गई है। अगर केस खारिज हो गया तो भी सूचना देना है कि केस खारिज हो गया, ताकि वो दोबारा कहीं और जा सके, अपील कर सके। ठीक, FIR दर्ज होना, तो दर्ज कराने का भी अधिकार है। FIR दर्ज कराना और उसकी क्या देना? निशुल्क कॉपी। कॉपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति या प्रतिलिपि। सबसे अच्छा शब्द है प्रतिलिपि, फोटो कॉपी। ठीक है, प्रतिलिपि या प्रति भी बोल सकते हो। तो एक निशुल्क प्रति देना है FIR की। साक्षी या पक्षकार को समन कराने का अधिकार है और शपथ पर परीक्षा कराने का अधिकार है। ये न्यायालयीन प्रक्रिया होती है। नोटिस, समन मतलब नोटिस, सीधी सी बात। तो पक्षकार नहीं आ रहा है तो नोटिस का चार्ज रहता है। एक्चुअल में क्या है, देखो इसका मैं लीगल एस्पेक्ट भी बता रहा हूं। कोई भी न्यायालय फोकट में नोटिस जारी तो करेगा नहीं। भाई आपने केस दर्ज किया तो कुछ नॉमिनल स्टाम्प लेते हैं, 5 रुपया 10 रुपये का स्टाम्प फीस लेते हैं, और बाकी जो बताया वो अलग फीस रहता है। ठीक, तो स्टाम्प फीस आपसे लेके आवेदन में ही दर्ज करा लेंगे और उसी स्टाम्प को बोलते हैं तलवाना। तलवाना अदा करने पर इस्तिहार जारी करें, ऐसा बोलता है, लिखता है ऑर्डर शीट में पीठासीन अधिकारी। तलवाना अदा करने पर इस्तिहार जारी किया गया, तलवाना अदा करने पर नोटिस जारी किया गया। ठीक, तो जो केस करता है वो उसका पैसा देता है कि भैया मेरे खर्चे पर आप नोटिस जारी करो। ठीक, तो ये नहीं लगेगा यहाँ पर। साक्षी को, पक्षकार को समन करने का, शपथ पर परीक्षा कराने का इसका अधिकार है। यात्रा व्यय, भरण पोषण और पुनर्वास का भी अधिकार है। व्हाट इज पुनर्वास? क्योंकि ये दोनों तो आप जानते हो, यात्रा व्यय जानते हो, भरण पोषण जानते हो, खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसा मिलेगा। पुनर्वास क्या होता है जी? हाँ, ठीक बोल रहे हो, मोटा मोटी यही है रहने का अधिकार, लेकिन रहने से ज़्यादा व्यापक है पुनर्वास। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैनुअल स्कैवेंजिंग सुने हो? मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब होता है हाथ से मैला साफ करना। गटर में उतर के जो मैला साफ करते थे, किसी भी तरीके से जो दूसरे का मल हाथ से साफ कर रहा है उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं।
जैसे दिल्ली में, बाकी शहरों में क्या होता था, गटर मैनहोल जो बनते हैं प्रैक्टिकली उसकी सफाई नहीं हो पाती, तो लोग हैं जो उतरते हैं उनको सैलरी मिलती है, बाकायदा सैलरी मिलती है, वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन गटर में कई बार गैस वैस निकलती है, उसमें ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और दूसरा, मानव की गरिमा के विपरीत है यार ये सब काम, मानव होने की गरिमा के विपरीत है। इसलिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है पूरी तरीके से। यह एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, हाथ से साफ करना। तो अगर आप मैनुअल स्कैवेंजर को आप बोलते हो कि नहीं भैया ये काम गैर कानूनी है, अब आप सोचो कि पूरे दिल्ली के हजारों लोग उसमें काम कर रहे होंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही आदमी काम करेगा क्योंकि वो सहज है उस काम को करने में। अब वो कर रहा है तो उसका अर्निंग भी तो हो रहा है, उसी तो पेट चला रहा है वो, नहीं तो कौन उसको बैठाल के खिलाएगा। 5 किलो राशन तो दे देंगे मोदी जी उसके बाद, है ना। तो अब उस व्यक्ति को दोबारा आपको सेट करना है उसकी लाइफ को, तो उसका स्किल डेवलप करना पड़ेगा, उसको कुछ रोजगार देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई कम्युनिटी कहीं रहती है, वहां से पूरे समुदाय को आग लगा दिए, मान लो पूरे बस्ती में आग लगा दिए, भगा दिए, अब उस समुदाय को वापस कहीं कोई रोजगार देना, उसको निवास देना, उसको सुविधाएं देना, समझ पा रहे हो। पुनर्वास एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसमें केवल आप एक कमरा दे दोगे उससे नहीं चलेगा, उसको कुछ काम भी देना है, कुछ उसको सुविधाएं भी प्रदान करना है। यह पूरा कंप्लीट कहलाता है पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो यात्रा व्यय, भरण पोषण, पुनर्वास का अधिकार है। क्या क्या हो गया जी, संरक्षण हो गया, सम्मान और गरिमा का व्यवहार हो गया, सूचना प्राप्त करने का व्यवहार अधिकार हो गया, यात्रा व्यय, ठीक है, साक्षी को समन कराने का FIR। एक बच गया विधिक सहायता, जो सबसे महत्वपूर्ण में से एक है ना। तो विधिक सहायता मतलब वही कानूनी सहायता, 39A और 1987 का विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ये 2 चीज याद रखेंगे। जब भी ये शब्द आया विधिक सेवा या विधिक सहायता, तो हम 2 चीज याद रखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 39A नीति निर्देशक तत्व, है ना, और दूसरा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ये 2 शब्द याद रखेंगे, ठीक है। तो विधिक सहायता का तो अधिकार है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये चाहे तो किसी NGO से, किसी सामाजिक कार्यकर्ता से भी मदद ले सकता है पीड़ित व्यक्ति। सहायता ले सकता है, ठीक। तो विधिक सहायता या किसी NGO से सहायता लेना, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता से सहायता लेना, या किसी वकील से सहायता लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मोटा मोटा बहुत सारे पॉइंट्स में दिया हुआ है ये पूरे अधिनियम में, इसमें से निकाल के हमने लाया पूरे का पूरे पॉइंट्स में से क्या क्या चीजें कॉमन है ना। और इसके लिए आप लास्ट में क्या करोगे, ये लिख देना कि इन अधिकारों को लागू कराने के लिए, है ना, इन अधिकारों को लागू कराने के लिए सरकार को एक स्कीम बनाने का भी दायित्व दिया गया है, मतलब एक योजना बनाना है। योजना बनाएगी कि हवा में तो हो नहीं जाएगा, है ना, व्यवस्थित रूप से। जैसे ये भरण पोषण है तो हवा में तो मिलेगा नहीं पैसा, तो कुछ योजना बनाना पड़ेगा आपको कि भैया इसके तहत यात्रा व्यय मिलेगा, भरण पोषण मिलेगा, कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी है। तो सरकार ने नियम वगैरह बना के रखे हैं बाकायदा उसके लिए, तो ये प्रावधान इसमें है। ये आपका कंप्लीट हो गया, साक्षी और पीड़ित को क्या क्या अधिकार मिले, ठीक। 15। अब आता है धारा 16। धारा 16 में सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति है। इसको ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि पहले समझा चुका हूं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में समझा चुका हूं। सामूहिक रूप से जुर्माना लगाना, कौन सी धारा में था सामूहिक जुर्माना? अरे 11 में तो पश्चातवर्ती था रे। सामूहिक जुर्माना किसमें था?
सामूहिक जुर्माना किसमें था? किसमें था? तो लोग कॉपी में लिखते भी नहीं हो गया? कॉपी पलटो ना जी, कॉपी पलटो। 10 के कम है ना? 10 के कम है, 10A में। तो इसमें 16 में है, ठीक है। 16 में सामूहिक जुर्माना लगा सकती है राज्य सरकार। राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना लगा सकती है, ठीक है। वहीं जो लिखे हो उसी के आधार पे इसको लिख लेना, ठीक है। धारा 17, दो धाराएं बच गई आपकी, धारा 17, धारा 18। धारा 17 क्या बोलती है? ये डीएम मतलब जिला दंडाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम को पावर है, डीएम या एसडीएम को पावर देता है, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को पावर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं उपखंड मजिस्ट्रेट। एसडीएम का बोलते हैं उपखंड मजिस्ट्रेट। तो जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को यह पावर है कि किसी क्षेत्र में अपराध अधिक होने पर जांच कर सकते हैं और उस क्षेत्र को चिन्हांकित कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में अपराध अधिक है तो जाके जांच करेंगे, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, ठीक है, और वहां पर उसको चिन्हांकित करेंगे। 17 में इतना ही है। 18 में क्या है? 18 में ये है कि इसमें सीआरपीसी के वाले प्रावधान लागू नहीं होंगे जिसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलती है, इसको हम लोग अग्रिम जमानत बोलते हैं, ठीक है। 18 में यह है कि अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं है। लागू नहीं। अब देखो होता क्या है, ये जो अपराध है ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध है और अशमनीय अपराध है, अशमनीय अपराध है। अब समझ लेते हैं होता क्या है। ये संज्ञेय और असंज्ञेय दो प्रकार का शब्द हो सकता है, दो प्रकार का अपराध हो सकता है, ठीक है। संज्ञेय और असंज्ञेय। जमानतीय और गैर जमानतीय, और तीसरा है शमनीय, अशमनीय। तो पहला वाला क्या था? संज्ञेय और असंज्ञेय। इसका मतलब हो सकता है संज्ञान लेना। संज्ञेय से मतलब है संज्ञान। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना? बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हर एक चीज को पुलिस जा जा के देख थोड़ी सकती है। एक्सक्यूज मी सर, दरवाजा खोलिए, कोई अपराध तो नहीं हुआ है? नहीं। कहीं पर कोई लोग खड़े, चार लोग, भैया आप लोग के बीच कोई अपराध तो नहीं हुआ है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुलिस हर एक चीज को जा जा के देखे। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें आपको मतलब पीड़ित को जाकर बताना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तब मैं उसमें संज्ञान लूंगा थाना प्रभारी के रूप में। लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं, जघन्य श्रेणी के अपराध जो बड़े अपराध हैं, उन अपराधों में यह तय किया गया कि पुलिस को स्वतः संज्ञान लेने का भी अधिकार है। स्वतः संज्ञान, बिना किसी के शिकायत के एफआईआर हो जाएगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगी। जैसे हत्या हुई है
तो देखे होगे अनसुलझी हत्या की पहेली रहती है, कभी देखे होगे ना, मार के फेंक दिए किसी को, कोई उसका परिजन नहीं कुछ नहीं, तो उसमें एफआईआर करना पड़ता है पुलिस को। उसमें पुलिस किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करेगी, कोई उसके तरफ से आएगा तभी एफआईआर करूंगी, और नहीं आएगा तो सेटिंग कर लिए गांव में भगला टाइप का बचाने के लिए उसको, ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें संज्ञान कौन ले सकता है, पुलिस, है ना, या न्यायालय। न्यायालय को पूरे अधिकार है जी जो पुलिस को है। न्यायालय पुलिस का बाप है, मतलब पुलिस और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय का एक कर्मचारी है। फैक्ट में बता रहा हूं तुम लोग को, पुलिस का ज्यादातर टाइम न्यायाधीश लोग का सेवा करने में जाता है। सेवा मतलब सरकारी काम, उनकी सेवा मतलब उनका नोटिस तामील कराना, अपराधी पकड़ के लाना। एक्चुअल में क्या है, जो बॉस है वहां पर वो न्यायाधीश है। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने का बॉस जो है जज है। अब उस जज को हेल्पिंग हैंड्स चाहिए, तो उसका एक हेल्पिंग हैंड है जेलर। जा बेटा मैं भेजूंगा उसको रखना। तो जेलर किसका काम कर रहे हैं, जज का। जज को जेल भेजने के लिए जगह चाहिए तो जेल बना दिए, चलो जेलर तुम इसको देखना। जज खुद तो जाएगा नहीं पकड़ने के लिए, तो उसको आपराधिक पकड़ने के लिए आदमी चाहिए, तो टीआई, एसआई, एएसआई ये बना दिए। मतलब हमारे विधि के शासन में, कानून के शासन में न्यायपालिका बहुत मजबूत है, और ये सब न्यायपालिका के कर्मचारी हैं। ये लोग न्यायपालिका के प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उसके सहयोग के लिए एलाइड एजेंसीज है न्यायपालिका की, न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसलिए पुलिस जज से को पूरा फॉलो करती है 100%। जो भी जज बोलेगा उसको तुरंत करना पड़ता है, ठीक है। तो पुलिस या न्यायालय क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है ऐसे मामलों पे, संज्ञेय मामले कहलाएंगे। और जिसमें पीड़ित स्वयं शिकायत करेगा, ये क्या है, असंज्ञेय मामले। चोरी का मामला है ना, मारपीट का मामला, इस तरीके का मामले। जमानती और गैर जमानती क्या होते हैं, जमानती मामले ऐसे हैं जिसमें आपको पुलिस थाने पर ही जमानत मिल जाएगी। पुलिस थाने में आपसे एक मुचलका भरवाया जाएगा, तो इसको मुचलका जमानत बोलते हैं आम भाषा में। तो ये मामले छोटे अपराध होते हैं, कम सजा वाले अपराध होते हैं, जहां आपको पुलिस, जैसे मारपीट हुआ, तो मारपीट में जरूरी नहीं कि आपका गिरफ्तारी करके आपको जेल में रखे, ठीक है। मारपीट का मामला क्या है, जमानती है, झापड़ मार दिया, कुछ किया, ये सब जमानती मामला है। तो आपको पुलिस लेकिन जमानत लेना पड़ेगा। जमानती इसका मतलब ये नहीं है कि आप छूट गए, आप अपराधी तो हो, आरोपी तो हो, आरोप लगा है आपके ऊपर, दिख रहा है, पुलिस पहले प्रथम दृष्टया देखेगी, उसको विवेचना करेगी कि भैया इसको लगा है, ये हुआ है, वो हुआ है, मारपीट तो हुई, होते देखे हैं लोग, तो आपको बोलेगी थाना से जमानत लो। जमानती मतलब थाने से आप जमानत लोगे मुचलके में। लेकिन गैर जमानती मतलब क्या है, अगर अपराध दर्ज हुआ एफआईआर, तो पुलिस को आपको गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ेगा तुरंत, थाने से जमानत नहीं मिलेगी। मतलब एफआईआर होते ही आपको कहां जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। मतलब जेल भेजना है अपराधी को तुरंत, जो आरोपी है उसको तुरंत कहां भेजना है, जेल भेजना है। ऐसे मामले क्या होते हैं, जैसे रेप के मामले, मर्डर के मामले। पता चल गया आरोप है मर्डर का, एफआईआर हुई, तो उसको तुरंत पहले जेल भेजना है, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। और ऐसे गैर जमानती मामलों पर ही एंटीसिपेटरी बेल काम करती है। अपन न्यायालय को बताएं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पुलिस मेरे को ट्रैप कर रही है, ये है वो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ये बॉन्ड भर रहा हूं, एफिडेविट भर रहा हूं, और मुझे एंटीसिपेटरी बेल दिया जाए। मतलब ये एंटीसिपेट करके कि आप कहीं नहीं जाओगे, एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाए। अग्रिम जमानत, इसी को हिंदी में बोलते हैं अग्रिम जमानत। और तीसरा होता है शमनी और अशमनी, ये बता चुका हूं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। ये बेलेबल, नॉन बेलेबल, ठीक है। और ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इसको बोलते हैं कॉग्निजेंस। तो ये कॉग्निजेबल, ये क्या हो गया, बेलेबल, बैल, बेलेबल। बैल यानी क्या होता है बेल यानी होता क्या है बताओ तो, जमानत यानी।
परचेजिंग समवंस फ्रीडम, खरीदना। बेल जमानत मतलब ये होता है कुछ जमानत मतलब जमा करना, जमानत मतलब जमा से बनेगा। तो आप कुछ पैसा जमा करोगे उसके बदले जी, कि इसको छुड़ाने के लिए मैं इतना पैसा जमा कर रहा हूं। मिल्खा सिंह पिक्चर देखे हो ना, जब अंदर हो जाता क्या करती है उसकी बहन, कान का जमा करके जमानत लेती है ना। तो जमानत लेती है, तो बाद में जब वो इंडिया का प्लेयर बन जाता है तो क्या करता है, उसके लिए लेके आता है ना झुमका, ठीक है। तो वही जमानत है। गैर जमानती, शमनी मतलब कंपाउंडिंग, कंपाउंडेबल। शमनी मतलब जिसको आप वापस ले सकते हो, इसको हम लोग समझौता भी बोल सकते हैं जी, है ना। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें समझौता हो सकता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे जिसमें समझौता नहीं हो सकता। हत्या का मामला, हत्या करे रही साहब, लेकिन मोला दे दी से 10-20 हज़ार, अब नहीं है मोला, नहीं चाहिए न्याय, तो ऐसे मामले में क्या आप वापस ले सकते हो, नहीं कर सकते। तो शमनी मतलब इसको समाप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते, केस वापस नहीं ले सकते। समझ गए। तो हमारा यह बताने का आशय यह है कि हमारा जो अधिनियम है वो कैसा है, वो संज्ञेय है, गैर जमानती है और अशमनीय है। मतलब इस अधिनियम के तहत दर्ज मामले संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय प्रकृति के होंगे। समझ में आ गई बात। अब यहीं से एक इंटरप्रिटेशन हुआ। इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि जैसे ही इस धारा के मामले दर्ज होते थे वैसे ही तुरंत एक तो एफआईआर बिना जांच के करते थे। ठीक, बिना जांच के पहले था कि एफआईआर लिखने, जैसे अधिकार बताया मैं आपको, पीड़ित के एफआईआर लिखवाने का अधिकार है उसको ये नहीं बोल सकता पुलिस वाला कि मैं जांच करके दर्ज करूंगा। उसने बोला मेरे साथ ऐसा हुआ है, तत्काल एफआईआर दर्ज करना है। अब एफआईआर जैसी दर्ज हो गई, ये मामला कैसा है, गैर जमानती, मतलब तुरंत उसको पकड़ो और जेल में डालो। हुआ है नहीं हुआ है, क्या है कैसा, कोई मतलब नहीं। तो इसका भारी मात्रा में दुरुपयोग हुआ। और मजे की बात यह है कि इस एक्ट का दुरुपयोग भी सामान्य वर्ग के लोग ही करते हैं, एक दूसरे दुश्मनी भुनाने के लिए। हमेशा अपने साथ किसी ऐसे वर्ग के व्यक्ति को रखेंगे जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं और किसी प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग। तो वो ऐसे किसी वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ रखेंगे जिसको पता ही नहीं कि मेरे नाम से केस दर्ज होता है। वो चेला है, उसका ड्राइवर हो सकता है, उसके नाम पे जमीन खरीदने वाला हो सकता है, उसका घर का नौकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को रखेंगे और अगर उसकी लड़ाई व्यक्तिगत किसी से हुई तो उससे केस करवा देंगे। अब कड़ी कैसे जुड़ी, केस तो जैसे ही बोला तो दर्ज करना है एफआईआर, और दर्ज करके तुरंत गिरफ्तार करना है। अब 3 महीना 4 महीना तक जब तक आपको बेल नहीं मिलेगी जमानत में, तब तक आप जेल में। हो सकता है आपने कुछ भी ना किया, हो सकता है उससे आप कुछ अपना न्याय मांगने गए हो, बचा हुआ पैसा वापस मांगने गए हो। तो इस धारा का, इस कानून का बेहद दुरुपयोग हुआ है देश में, बेहद दुरुपयोग। एक ये वाला कानून और दूसरा दहेज प्रताड़ना अधिनियम, बेहद दुरुपयोग हुआ इस कानूनों का, दोनों कानूनों का। ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, ये इन मामलों पर बैठाए गए आयोग कह रहे हैं कि इनका 90% फर्जी मामले दर्ज हुए। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। हुआ क्या कि एक बहुत हाई लेवल के ऑफिसर को उसके कर्मचारी ने उसके ऊपर केस दर्ज किया, क्योंकि वो ऑफिसर उसको बार बार काम करने के लिए बोलता था। तो उसने उस अधिकारी को धमकी दिया कि अगर तू मेरे को काम करने के लिए बोलेगा तो मैं तेरे पर ये वाला एक्ट लगा दूंगा। और वो बात बहुत कॉमन सेंस थी, कॉमन नॉलेज थी कि वो काम नहीं करता, कभी काम नहीं करता, केवल धमकी देता है। तो उस व्यक्ति ने दर्ज करा दिया, उसको जेल हो गई। उसने अपील किया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बोला ऐसा प्रावधान है ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय है, उसको कानून में सजा देने का ही नहीं, फैसला देने का ही नहीं, बल्कि कानून की व्याख्या का भी अधिकार है। भारत के हर कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस केस पे
फैसला दिया। केस कौन सा है मैं याद नहीं है, मैं बता दूंगा। तो इस केस पर उसने फैसला दिया, उसने बोला कि ये कानून जो है मानवाधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए एक प्रोसीजर उसने ड्रॉ किया सुप्रीम कोर्ट ने कि बोला देखो आप तब तक किसी को एफआईआर दर्ज न करो जब तक डीएसपी रैंक का व्यक्ति उसकी विवेचना न कर ले। डीएसपी रैंक का एक व्यक्ति है, वो विवेचना करेगा। कोशिश की गई सोच के कि डीएसपी रैंक का व्यक्ति फेयर विवेचना करेगा और विवेचना के बाद एफआईआर दर्ज करना है। शुरू में तुरंत एफआईआर नहीं दर्ज करना है, ठीक है। विवेचना के बाद एफआईआर दर्ज होगी, तुरंत नहीं, ठीक है। और दूसरा ये कहा गया कि एसएसपी मतलब सीनियर एसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी मतलब क्या होता है, डीआईजी रैंक। भाई एसपी के बाद डीआईजी रैंक, समझते हो कि नहीं हायरार्की पुलिस की। नीचे से बताओ, जवान से बताओ, जवान हो गया पहले, है ना। जवान मतलब कांस्टेबल, कांस्टेबल के ऊपर होगा हवलदार, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के ऊपर कौन होगा, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई के ऊपर क्या होगा, सब इंस्पेक्टर, एसआई, एसआई के ऊपर क्या होगा, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक, निरीक्षक जिसको टीआई भी बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज, ठीक है। तो टीआई या इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के ऊपर क्या हुआ, डिप्टी एसपी, डिप्टी एसपी उप पुलिस अधीक्षक, डीएसपी जो बनते हैं पीएससी से, ठीक। डीएसपी साहब के बाद कौन हुआ, एडिशनल एसपी साहब, ठीक। एडिशनल एसपी मतलब एसपी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, कल बताया हूं ना। एडिशनल मतलब उस रैंक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो एडिशनल एसपी कुछ साल बाद क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, ठीक है। एसपी बन जाएगा तो एसपी अगर जिले का मुखिया है तो एसपी लोगों का मुखिया कौन है, 4-5 एसपी को संभालने वाला एक रेंज का प्रभारी होता है। पुलिस रेंज बनाए जाते हैं, संभाग जैसे बनते हैं वैसे पुलिस रेंज बनाए जाते हैं। और पुलिस रेंज का मुखिया होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी, ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक। जहां भी जनरल लग गया वहां उस पद की गरिमा कई गुना बढ़ गई। सोचो इंस्पेक्टर एक जन है और एक जन इंस्पेक्टर जनरल है ना। आईजी मतलब एसपी का भी बॉस, उसके अंडर में 5 एसपी होंगे अगर 5 जिले आते हैं तो, ठीक। तो आईजी हो जाएगा। लेकिन एसपी और आईजी के बीच एक रैंक होता है डिप्टी आईजी, डीआईजी। एसपी पहले बनेगा डीआईजी और डीआईजी के बाद बनेगा आईजी, ठीक है। और आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल भी जब प्रमोट हो जाएगा तब वो क्या बन जाएगा, एडीजी, एडीजी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजी। बहुत सारे एडीजी रहते हैं। और एडीजी के बाद टॉप में एक आदमी बैठा हुआ है, डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पूरे छत्तीसगढ़ का पुलिस का मुखिया, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी। तो अब ऊपर से नीचे आए हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। पहले नंबर पे कौन बैठा है, डीजीपी। उसके नीचे कुछ लोग क्या हैं, एडीजी, ठीक है, एडीजी। एडीजी के नीचे आईजी साहब लोग, आईजी साहब लोग के नीचे डीआईजी लोग, ठीक है, डीआईजी लोग बैठे हुए हैं। डीआईजी लोग के नीचे एसपी, बहुत सारे ज़िले हैं, पूरा 36 बना दे, 30 तो अभी कितना है, 33 है ना। तो एसपी हो गए। एसपी के नीचे एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी के नीचे डीएसपी, डीएसपी के नीचे इंस्पेक्टर या टीआई, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके भी नीचे, उसके भी नीचे कांस्टेबल, और उसके भी नीचे जासूस, पुलिस का जासूस रहता है, कांस्टेबल चेला। बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं ना, भैया भैया वो भैया क्या करता है, अरे भैया पुलिस वाले भैया उनका चेला है, ऐसा होता है। शहर के बड़े बड़े मूंछ तानने वाले लोग कांस्टेबल लोग के चेले रहते हैं, अगर दमदार कांस्टेबल है तो, है ना, ठीक है। तो ये हो गया कि बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीएसपी रैंक का कोई व्यक्ति विवेचना करेगा तब एफआईआर होगा और एसएसपी रैंक के व्यक्ति की अनुमति से गिरफ्तारी होगी।
गिरफ्तारी होगी। ठीक है, तो ये जो फैसला आया, इस फैसले की वाइड स्प्रेड डिबेट हुई, डिस्कशन हुआ, और इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क आए। पक्ष में तर्क ये था कि इस कानून का वृहद पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग के कारण लोग उस समुदाय के लोगों से दूरी बना रहे हैं। कोई व्यक्ति उस समुदाय के व्यक्ति को रखना नहीं चाह रहा अपने यहां कि पता नहीं मेरे ऊपर केस कर दिया, इसको कुछ बोल दूंगा तो क्या होगा। दूसरा ये कि अन्य वर्गों के अधिकारों का हनन है। आप किसी वर्ग के अधिकार देने के लिए दूसरे वर्ग के व्यक्ति को हमेशा थोड़ी सस्पेंस में जियाओगे यार, कि तुम कुछ भी करोगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो न्याय स्थापित करने के लिए अन्याय हो गया। तो इस तरीके का तर्क दिया गया। दूसरे तरफ जो इस फैसले के विपक्ष में थे, उन्होंने बोला कि अभी तक ये वर्ग इतना सक्षम ही नहीं है कि ये अपने अधिकारों को लागू करा सके। डीएसपी का जांच कैसे होगा, क्या होगा, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये तो वही बात हो गई सामान्य कानूनों की तरह कि ठंडे बस्ते में चले जाएगी उसकी जांच, वो एक बार केस दर्ज कराए कभी जा ही नहीं पाएगा। तो जो इस कानून की मूल भावना थी कि इसको बिल्कुल ऐसे अपराधों को एकदम जड़ से खत्म करना, डर पैदा करना लोगों में कि ऐसा अपराध करना ही नहीं है, वो तो खत्म हो जाएगी। तो पक्ष में भी आया और विपक्ष में भी तर्क आया। और सरकार को किधर जाना पड़ेगा? पॉलिटिकल कंपल्शन, पॉलिटिकल मजबूरी। एक बड़ा वर्ग है, 16% शेड्यूल कास्ट और 8% शेड्यूल ट्राइब पूरे इंडिया में, और ऐसा वर्ग है जो बेचारा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, जो वोट बैंक बना हुआ है। तो वोट बैंक जो वर्ग बनेगा उसको लुभाने का प्रयास हर राजनीतिक पार्टी करती है। तो फिर 2018 में सरकार ने कानून पारित किया और कानून पारित करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जीरो कर दिया। संसद के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को नल एंड वाइड घोषित कर सकती है। संसद के पास अधिकार है, कानून बनाना पड़ेगा उसको, कानून पारित करके उस फैसले को आप नल एंड वाइड घोषित कर दोगे। तो ये कहानी है धारा 18 की। कौन से धारा की? 18 की। ठीक है, तो धारा 18 की कहानी ये थी। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। निर्णय आने के बाद संसद इस निर्णय को क्या कर देती है? निरस्त कर देती है, और निरस्त करके एक आर्टिकल जोड़े 18 क। क्या जोड़े? 18 क। 18 का जोड़ के एक्सप्लिसिटली उसमें बोल दिया गया कि FIR के लिए जांच जरूरी नहीं है। FIR के लिए जांच जरूरी नहीं है। और दूसरा, गिरफ्तारी के लिए SSP की परमिशन जरूरी नहीं है। नहीं है। अगर लगता है पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करना चाहिए तो गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, समझ गए? एक चीज हमेशा याद रखना है हमको कि कभी भी किसी अधिकार का अगर दुरुपयोग होगा तो वो अधिकार लंबे समय तक रह नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा मानना ये है, क्योंकि समाज में चर्चा होती है फिर। ठीक है, बुद्धिमान लोग जो रहते हैं उनके बीच में चर्चा होती है कि यह अधिकार दिया गया और इस अधिकार का क्या हुआ। आपको आपके पिताजी ने एक बार 100 रुपये दिया, आपने क्या किया? मस्त 2-3 क्लासमेट की कॉपी खरीद के ले आए, 1 पेन ले आया, 10 रुपये बचा, बढ़िया गुपचुप खाए और दोस्त लोग को भी खिला दिए। पिताजी बोले ठीक, बढ़िया, अब इसको और दूंगा, 150 रुपये दूंगा, 200 रुपये दूंगा। लेकिन अगर आपको 100 रुपये दिए और आप रात को पिताजी को ही गुर्रा रहे हो, कैसे आप मेरे को ज्यादा बात करता है तू है, अभी बताता हूं तेरे को, रुक। तो फिर क्या होगा? अगले दिन से देना बंद हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमको एक नागरिक के रूप में सोचना। हम कानून बदलने की स्थिति में तो नहीं है, कानून हम बदल नहीं सकते, उतने बड़े हम तो हैं नहीं, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमको सोचना है। आप लोग महिला हो, आप लोग किसी समुदाय को बिलोंग करते होगे, आपके पास बहुत सारा विशेषाधिकार होगा जी। पारंपरिक भी हो सकता है, कानूनी भी हो सकता है, बहुत सारा होगा। कभी भी अपने स्पेशल राइट्स का दुरुपयोग मत करना। एक मानवीय भाव ले आओ, एक मूल भावना मन में रख लो कि तब तो नहीं करूंगा जब मैं मजबूत हूं। किसी को केवल इसलिए प्रताड़ित नहीं करूंगा कि वो कमजोर है, कानूनी रूप से हो, चाहे आपके घर में आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका नौकर हो, आप केवल उसको प्रताड़ित कर सकते हो, इसलिए प्रताड़ित करते हो। और ज्यादातर साले ऐसी गोबर हैं लोग, मैं देखा हूं,
मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है। ज़्यादातर लोग ऐसी गोबर हैं कि जहां लात खाने की गुंजाइश है वहां चुपचाप लात खाएंगे, और जहां पर दबा सकते हैं वहां दबाएंगे, शोषण भी झेलेंगे, शोषण भी करेंगे। तो ऐसे में तो क्रम कभी रुकेगा नहीं ना। महिलाओं को अधिकार दिया गया, दुनिया भर का अधिकार दिया गया तमाम। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो इस अधिकार का प्योर दुरुपयोग कर रही है। इससे हो क्या रहे? जैसे दहेज प्रताड़ना का कानून था, बहुत जरूरी था। मैं अपने गांव में जानता हूं एक केस जहां बहू को जला दिया गया दहेज के लिए, यह प्रैक्टिकल था। लेकिन जब दहेज प्रताड़ना कानून लागू हुआ तो मैं ऐसे 10 मामले जानता हूं व्यक्तिगत रूप से जिसमें पैसे की उगाही के लिए दहेज प्रताड़ना लगाया गया। लड़की के किसी से अफेयर था, उसने शादी मना नहीं किया, बाकायदा शादी की, दहेज के बिना शादी की, और उसके बाद दहेज प्रताड़ना केस लगा के वसूली किए 25-25 लाख रुपया। अब वो बढ़िया सेटल हैं दोनों लड़का लड़की उस पैसे से। ऐसे कई केस जानता हूं मैं जहां पर प्रताड़ना जैसा कोई बात हो ही नहीं सकता और दहेज प्रताड़ना केस लगाया गया, पूरे परिवारों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आपके बीच में से अगर कोई लगाने का सोचेगा तो मेरी बात याद आएगी कि सर ऐसा बोलते थे यार, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? किसी लड़की का सही में भी रेप हुआ तो बेचारी जाने में सोचेगी कि मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो इसलिए झूठा मुकदमा नहीं करना है, इसलिए अपने अधिकारों को दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग करोगे तो आपके समुदाय को नुकसान ही होगा 4 साल 5 साल में। अभी 2 साल ऐश कर लोगे, उसके बाद लगेगा अरे बहुत गड़बड़ हो रहा है यार, तो होगा कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, उसका कानून में संशोधन होगा कि यह अधिकार ज़्यादा दे दिया गया, इसको कम किया जाए। और कम करने की स्थिति नहीं है, आज भी जरूरत है, आज भी ऐसे कमजोर समूह हैं। ठीक है, तो अधिकार, उसका उपयोग और उसका दुरुपयोग तीनों एक चीज है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 18। एक आता है 21, धारा 21, धारा 21। 21 में सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। तो आपको बिना बताए आप 2-3 कर्तव्य बता सकते हो क्या? क्या क्या करना पड़ता होगा सरकार को, बताओ। कानूनी सहायता देगी, है ना? तो विधिक सहायता देगी, न्यायालय बनाएगी, न्यायालय बनाएगी, लोक अभियोजक लोग को अपॉइंट करेगी, करेगी ना? फिर कुछ देगी जैसे यात्रा व्यय, भरण पोषण, वही रिपीटेड है। जो अधिकार है वो कर्तव्य है भाई। कोई देगा कोई लेगा, किसी को मिलेगा कोई करेगा। ठीक है, तो विधिक सहायता, न्यायालय और लोक अभियोजक को अपॉइंट करना, नोटिफाई करना, यात्रा व्यय देना, भरण पोषण देना, ये तो होगा ही होगा, है ना? और क्या है, देखो अधिकारी, अधिकारी की नियुक्ति करना है आपको। कौन से अधिकारी? जो अभियोजन चालू करें और अभियोजन का पर्यवेक्षण करें। पुलिस अधिकारी बनाए जाते हैं सामान्यतः। ठीक है, अभियोजन चालू करने के लिए और अभियोजन का सुपरविजन सामान्यतः डीएसपी लोग को दिया जाता है। ठीक, इस एक्ट के मामले डीएसपी लोग खुद ही सुपरवाइज करते हैं। तो अधिकारियों की नियुक्ति करना, फिर समिति बनाना, जब जरूरत पड़ेगी सरकार अपनी सहायता के लिए, इस कानून को लागू करने में अपनी सहायता के लिए समिति बनाएगी और वो लागू करने के संबंध में सुझाव देगी कि कैसे, किस उपाय से इसको लागू किया जाए, लागू करने के उपाय, और अगर कुछ परिवर्तन है तो परिवर्तन के उपाय सुझाएगी। उसके बाद सर्वेक्षण कराएगी, सरकार सर्वेक्षण कराएगी और सर्वेक्षण करा के क्षेत्र निर्धारण करेगी। यही आपका धारा 10 से जुड़ता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को चिन्हांकित कराएगी सर्वे करके जहां यह अपराध होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो सर्वेक्षण करा के क्षेत्र निर्धारण करेगी, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, करवाएगी। केंद्र सरकार क्या करेगी? अपने और राज्य के एफर्ट के बीच में क्या लगाएगी? एक समन्वय। ये लिखवा चुका हूं इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूं, पिछले बार भी, है ना? केंद्र सरकार अपने और राज्य सरकार के प्रयासों में समन्वय स्थापित करेगी।
फिर रिपोर्ट तो करना ही है, रिपोर्ट करना ही है। इस मामले से संबंधित क्या किए, इसकी रिपोर्ट, इस अधिनियम के संबंधित मामलों में क्या प्रगति हुई, मामलों में कमी आई, कितनी कार्रवाई की गई, कितनी सजा दिलाई गई, इसकी रिपोर्ट संसद के सामने, दोनों सदन में, संसद के दोनों सदन में, अपना भी और राज्य सरकार का भी, ये दोनों करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। और एक कॉमन पॉइंट आप लिख सकते हो कि इस अधिनियम को लेकर क्या फैलाएगी लोगों में, जागरूकता फैलाना, है ना, ये हो गया। ठीक है। तो ये धारा 21। धारा 22 में यह है कि भाई आप सद्भावनापूर्ण कार्रवाई की हो तो आपके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं लागू होगी। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक, एक प्रश्न लिखिए। अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति, जाति मत लिखना आती जाति वाला, छोटा ही रहता है ना। क्या होता है जाति का मतलब जी बताओ तो। हम कहानी सुन लिए, तुम लोग को बेसिक शब्द का मतलब नहीं पता। जाति मतलब क्या होता है? जन्म से है। जात मतलब जन्म, है ना। जा मतलब जन्म लेना, तो जात मतलब यहाँ पे ऋत जात बताया था, देवताओं को ऋत जात, ऋत से पैदा हुए, तो जाति मतलब जन्म से ही उसका आशय है। लिखो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, कोष्ठक में लिखो अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम। में वर्णित अत्याचार के प्रमुख अपराधों का उल्लेख कीजिए। में वर्णित अत्याचार के प्रमुख अपराधों का उल्लेख कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है। अब इसी को लिखो 15 नंबर में भी। ठीक है, इसी को लिखना है आपको 15 नंबर में भी, दोनों को लिखना है। ठीक है, 8 नंबर में अलग और 15 नंबर में अलग। कितने शब्द रहते हैं 8 नंबर में? 100 शब्द रहते हैं। 15 में कितने रहते हैं? 175। लिख लो, 8 में 100 शब्द और 15 में 175 शब्द। कल भी क्लास लेते हैं, परसों देखेंगे टेस्ट, है ना।